गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, अभी तक हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़े थे और उसका एप्लीकेशन। आज हम आप लोग को किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे और उसको कैसे डायगोनलाइज करेंगे ये आप लोग को आज सिखाएंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैक्सिमम या तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम, और एक एक्सप्रेशन दे देगा ए के पावर में, कहेगा कि इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करिए इन फॉर्म ऑफ लीनियर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और किसके टर्म में? ए के, मतलब जो भी टर्म मिलेगा वो ए के रहेगा और ए का जो पावर रहेगा वो क्या होगा? सिंगल पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं फिर हम डायगोनलाइजेशन शुरू करते हैं। आज लास्ट कहाँ तक हुआ था? एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, आप लोग उसको देखिए। दो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम सो दैट दिस। ठीक है, एक करा देते हैं फिर आप लोग को ये डायगोनलाइजेशन करा देते हैं। चलिए, एक एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ ए ऊपर दिख रहा है, मॉर्निंग एवरीवन, इफ ए थ्री 1 -1 2, ये देखिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। इफ ए इक्वल टू 3 1 -1 2 देन यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन theorem, then use Cayley Hamilton theorem to show that then use Cayley Hamilton theorem to show that दिखाना क्या आपको 2a to the power 5 minus 3a to the power 4 plus a square minus 4i। देखिएगा इज इक्वल टू 138a माइनस 403 आई, ये दिखाना है। कह रहा है कि अगर जो कोई एक 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, देन कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके ये जो एक्सप्रेशन है उसको हमको किसके इक्वल दिखाना है? 138a माइनस 403i। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी सॉल्यूशन ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए गिवन मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन CHR, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? 3 माइनस लैम्डा 1 -1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो मिले क्या? देखिएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा सेवन प्लस
7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, या एक स्टेप और लिख देते हैं, तब इसके बाद में लिखते हैं 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, देखिएगा प्लस 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 7 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइड इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन कहते हैं? बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो यहां लिखिए बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम। जहां जहां लैम्डा वहां क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जी? 5a माइनस 7i। ठीक है, चलो ए क्यूब की वैल्यू निकालो, 5a स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, A4 की वैल्यू 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर, देखिएगा। और A5 की वैल्यू 5a 4 माइनस 7a क्यूब। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड नाउ, या देयरफॉर कर दीजिए। सही रहेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए जो हम लोग को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? 2a टू द पावर 5 माइनस 3a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। अब a टू द पावर 5 की वैल्यू रखिए, तो 2a टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगा? 5a टू द पावर 4 माइनस 7a क्यूब। ठीक है, बाकी जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए 5 टू जा 10, 10 में से 3 गया, क्या बचेगा? 7a टू द पावर 4 माइनस 14a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। यहाँ लिख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? a की पावर 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस 14a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a पे पावर 4। ठीक है, तो देखिए 7 5 या 35, 35 में से 14 निकल गया। देखिए 35 में से 14 निकल गया तो कितना बचेगा? 21। a क्यूब, और देखिए माइनस से 7 7 जा 49, 49 में से 1 निकला तो क्या आएगा? 48। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर a क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a क्यूब की वैल्यू क्या है? 5a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 48a स्क्वायर माइनस 4i। यहाँ लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a पे क्यूब। अब देखिए 21 5 जा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105 105 और 48। देखिए 105 माइनस 48 कितना बचा?
57 कितना बचा 57। तो यहाँ क्या मिलेगा 57a² माइनस ये देखिए 7 1 जा 7 7 2 जा 14 ठीक है माइनस 48 ये तो हो गया -4i। अब फिर a² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए क्या होगा 5 a² की वैल्यू क्या होगा 5a माइनस 57 और यहाँ क्या रखेंगे 5a माइनस 7i माइनस 147a माइनस 4i ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 5 35 5 285 होगा 5 7 जा 35 5 कैरी 3 5 5 जा 25 3 28 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4 7 5 जा 35 4 39 ठीक है। अब देखिए 5 में से 8 गया 7 15 में से गया 15 में से और यहाँ क्या बच जाएगा 7 7 में से 4 गया 3 नहीं अच्छा एक सेकंड 15 में से 7 गया 8 बचेगा ठीक है देखिएगा ध्यान से और यहाँ 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 2 में से 1 गया 1 1 3 8 यहाँ a है a माइनस देखिए ये इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 403 आए राइट हैंड साइड आ गया। बस यहाँ लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग और a² कितना इजी है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कर लीजिए लिख लीजिए आप लोग आ गया राइट हैंड साइड ना 138a माइनस 403 लिखिए इसको लिखिए आप लोग उसके बाद में हम लोग डायगोनलाइजेशन पढ़ जाएं।
चलिए हो गया होगा तो वीडियो पॉज करके देखिए, जिसका जो नहीं लिख पाया होगा वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा। अब देखिए क्या होता है डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको हम लोग समझते हैं और उसका एक थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम तो कभी पूछा नहीं है, बस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हम बता देंगे, प्रूफिंग कभी पूछा नहीं है ना पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर जो प्रूफिंग ही पूछ लेगा तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा मन करेगा, बट यहाँ पढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, डायगोनलाइजेशन, इसी का डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कैसे मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करेंगे इसमें, एक मैट्रिक्स निकालेंगे। देखिएगा कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, कहेंगे इसको कैसे डायगोनलाइज करेंगे, हाउ टू डायगोनलाइज ऑफ दिस मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर जो ए मैट्रिक्स है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पी मैट्रिक्स मिलता है, पी कैसे मिलेगा वो हम बताएंगे आप लोग को। अगर जो ए मैट्रिक्स है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ऐसा मैट्रिक्स मिले पी, और कैसा, वो इनवर्टेबल है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कैसा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब एक ऐसा मैट्रिक्स मिले पी जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, सच दैट पी इनवर्स ए पी का मल्टीप्लाई करने पे हमको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए कोई इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल तब बोलेंगे जब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पी मैट्रिक्स ऐसा मिले जो कैसा हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जब पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना तो पी इनवर्स निकालेंगे और फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे फिर पी का, तो जो मैट्रिक्स आएगा ना वो खाली डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो, बाकी डायगोनल को एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। यहाँ जीरो भी हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, बाकी यहाँ सारा जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स जीरो या नॉन जीरो हो सकते हैं, बट उसके इधर दोनों साइड जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल, जब डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा ये, तो इसी को हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनलाइज हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें, ए कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, चाहे 2x2 का चाहे 3x3 का, इससे ज़्यादा नहीं देगा, या तो 2x2 का देगा या 3x3 का, लेकिन 3x3 का ही देगा क्योंकि 2x2 का छोटा हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो 3 मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स का है तो उसके कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, 3 मिलेंगे ही। अब उसमें लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात तो अभी चेक करेंगे ही, तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मान लीजिए मिल गए, बताएंगे। तो जो P होगा ना, मान लीजिए 3 वेक्टर मिले, आइगन वेक्टर V1 V2 V3, इसका ये जो P होगा तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, वही आपका क्या मिल जाएगा, P। फिर P इनवर्स निकाल लेंगे, P इनवर्स इसी मैट्रिक्स की सहायता से P इनवर्स निकाल लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। और डायगोनल पे क्या आएगा, जो डायगोनल पे आएगा वो ऐसे होगा, λ1 0 0 0 λ2 λ1 λ2 λ3 क्या है, आइगन वैल्यू है, ठीक है, आइगन वैल्यू है। चलिए इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोग को, क्वेश्चन जब कराएंगे तो समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
उसके बाद में उसका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अगर जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल रहा तो P इनवर्स निकालेंगे। P इनवर्स AP की वैल्यू निकाल के आप लोग को क्या करेंगे, वहाँ डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा सेम। तो क्वेश्चंस कराते हैं, डिफिनेशन तो समझ गया होगा कि कोई भी ए मैट्रिक्स अगर जो इसको डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पी मैट्रिक्स मिले और कैसा हो, पी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो सच दैट पी इनवर्स ए पी की वैल्यू क्या आ जाए, डायगोनल। तो उस केस में ए को हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो गया। ठीक है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा देते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक है, या डेफिनेशन लिख लीजिए, हम बता देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, इज सेड टू बी डायगोनलाइज, इज said to be diagonalizable is said to be diagonalizable if A is similar to, if A is similar to n cross n डायगोनल मैट्रिक्स, वही चीज। जैसे अब सिमिलर क्या होता है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स, इस दोनों मैट्रिक्स को सिमिलर कब बोलेंगे, जब यहाँ पे एक पी मैट्रिक्स मिलेगा और कैसा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी। देखिए ये कंडीशन आना चाहिए। तो P इनवर्स ए पी बी, अगर जो A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है उन दोनों को सिमिलर कब बोलेंगे, जब एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ एग्जिस्ट करे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो P इनवर्स ए पी की जो वैल्यू आ जाए वो B के इक्वल आ जाए, तो बोलेंगे A इज सिमिलर टू B और B इज सिमिलर टू A। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि A को डायगोनलाइज कब बोलेंगे, जब A सिमिलर मैट्रिक्स हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही डिफिनेशन जो आप लोग को समझाया है। ठीक है, अभी मैथमेटिकली में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। we know that A square matrix, A square matrix A, we know that A square matrix A is similar to देखिएगा A similar to a matrix D, वही similar to matrix D if there exist a non-singular matrix, a non-singular जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, non-singular matrix P. We know that a square matrix A is similar to matrix D if there exists a non-singular matrix, P such that देखिएगा, such that A equal to P D P इनवर्स, इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, R P इन, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू P इनवर्स ए पी। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ एक और नीचे एक लिख लीजिएगा लाइन, बस इसी को P इनवर्स को इधर भेज दीजिए। P इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, पी डी इक्वल टू ए पी। ठीक है, 10 द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल
डायगोनलाइजेबल टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, टू ए डायगोनल मैट्रिक्स डी ऑफ ऑर्डर n इफ ऑफ ऑर्डर n इफ देखिएगा क्या मिलेगा, ए पी इक्वल टू पी डी, ये ठीक है। फॉर सम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी लिख लीजिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। उसके बाद हम लोग एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाएंगे, उसको समझाएंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, थ्योरम स्टेटमेंट लिखा के थ्योरम का बस समझा देंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना है। अभी क्वेश्चन जब इस पे कराएंगे आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब एक स्टेटमेंट लिखाते हैं थ्योरम का, उसका यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए, थ्योरम ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition, a necessary and sufficient condition that an n cross n matrix A over a field F, देखिए जब फील्ड की बात हो रही है तो अब फील्ड ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके रिंग चैप्टर में ही फील्ड है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से सारी दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो बताए थे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और आज फिर से बता देंगे।
A necessary and sufficient condition that an n cross n matrix A over a field F is diagonalizable to a diagonalizable is that A has n linearly independent vector देखिएगा, then a necessary and sufficient condition that an n cross n matrix over a field F is diagonalizable is that A has n linearly independent vector। इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसे देखिए, पहले नंबर लिनियरली इंडिपेंडेंट एक बार फिर से बता दें। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है 1 2, एक वेक्टर है 2 4। ये जो वेक्टर है ना वो लिनियरली डिपेंडेंट है। देखिए, अगर जो इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई एक वेक्टर है u, और अगर जो u इक्वल टू अल्फा v हो, अल्फा रियल नंबर हो, तो ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी ये डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। अगर जो u इक्वल टू अल्फा v हो, अल्फा रियल नंबर हो, अगर जो u को हम अल्फा v के फॉर्म में लिख सके या v को 1/अल्फा u के फॉर्म में लिख सके, तो u और v दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डिपेंडेंट वेक्टर होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, या तो इसको ऐसे करिए 1/2 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब इंडिपेंडेंट क्या होगा, देखिए इंडिपेंडेंट जैसे 1 0 0 1, ये वेक्टर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। देखो, इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे इसमें किसी भी नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये वेक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब मान लीजिए एक u वेक्टर है और एक v वेक्टर है, जब हम इसको इस फॉर्म में ना लिख सके, फॉर एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए इसको इस फॉर्म में ना लिख सके, u इज नॉट इक्वल टू अल्फा v, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है कि अगर कोई मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलते हैं उस फील्ड पे, तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आना चाहिए। कितने क्रॉस मैट्रिक्स का है n, तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो इसके पास कितने आइगन वेक्टर होंगे, आइगन वेक्टर तो इनफाइनाइट मिलते हैं। अगर इसके पास दो आइगन वैल्यूज होंगे, कितने आइगन वैल्यूज, 2 आइगन वैल्यू होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए, तो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। सपोज कर लो यही मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, एक ही आइगन वेक्टर मिला, मान लीजिए एक ही आइगन वेक्टर मिला कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ऐसा आइगन वेक्टर मिल गया कि वो डिपेंडेंट है। इन शॉर्ट वे में बोले जाए कि इस मैट्रिक्स के पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं मिले, तो ये मैट्रिक्स को कहेंगे ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होने के लिए जरूरी क्या है कि उसके पास जितने मैट्रिक्स का है उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलना चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स के पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके पास उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाए, उसके ऑर्डर कितना, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। इधर से भी चल सकते हैं उधर से, तो कोई भी ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का है, ये डायगोनलाइजेबल कब होगा, जब इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए।
अब मान लीजिए ए के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ना मिले तो ये कहेंगे ये ए डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, बस अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं यूज थ्योरम की यूज करते हुए। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितनी बार आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स one two zero one is not diagonalizable दिखाइए कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट द मैट्रिक्स 1 2 0 1 इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रॉस इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, आइगन वैल्यू लिखेंगे और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। दैट मीन्स इस यहाँ हमको ये पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के पास 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं होंगे, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं होंगे। अगर जो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, डायगोनलाइज हो जाता। गिवन मैट्रिक्स इज मान लिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 0 1 एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होता है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो क्या होगा 1 माइनस लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा। तो ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू 1 1, ये आइगन वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा बराबर 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या करेंगे, फिर आइगन वेक्टर अब एक ही, जब दोनों सेम है तो एक ही करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, लेट x इक्वल टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर सेम करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1, देन क्या होगा जी a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। अब जहाँ a माइनस आई लैम्डा की जगह पे 1 रखेंगे, अब जहाँ जहाँ लैम्डा है यहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ लैम्डा है क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या आएगा 0 2 0 0 ये आएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा x1 x2 यहाँ 0 0, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x2, देखिएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 0 तो यहाँ 2x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा x2 इक्वल टू 0। हाँ, तो अब x2 जब 0 हो गया तो x1 बचा, तो x1 कोई भी एक नंबर मान ले रहा है, x1 बराबर k नॉन 0 ले लिए। तो देखिएगा तो जो x निकलेगा वो क्या होगा k 0, k को बाहर करिए 1 0। ठीक है, अब मान लीजिए k की कोई भी वैल्यू ले तो एक आइगन वेक्टर तो ये मिला। अब मान लीजिए k बराबर 2 ले तो यहाँ 2 0, मान लीजिए k बराबर 2 लें तो क्या मिलेगा वेक्टर 2 0, k बराबर 3 ले तो 3 0। तो ये दोनों देखो, ये तीनों मतलब ये दोनों इस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिल जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये मिल जाएगा। तो इस आइगन वेक्टर के पास एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है जो ये है, मतलब
इस आइगन वेक्टर ये मैट्रिक्स खाली एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला है, या इन जनरल वे कहें कि इस मैट्रिक्स के पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन linearly independent eigenvector, therefore it is not diagonalizable. Therefore it is not Therefore it is not diagonalizable। बस हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, इतना लिखिए आप लोग। देखिए, अब k की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी ले तो यहाँ सिंपल सा है, अगर जो यहाँ आप लोग देखिए, ये जो k होगा k0, ये तो क्या होगा, मान लीजिए इसको u मानते हैं और ये लिखें k कॉमन कर लिए 0 1 0, तो k u इक्वल टू के वी। ऐसे वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होंगे। देखिए, मान लीजिए इसको v मान लिया, अब k की जैसे जैसे कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा डिपेंडेंट होगा, तो इसके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो नहीं ही मिलेंगे एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइज नहीं कर पाएंगे, या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। ऐसे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं आपके। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं 3x3 पे। चलिए, हो गया होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एक ऐसे 3x3 के मैट्रिक्स का है। अब तो आप लोग को जान गए कैसे हम लोग शो करेंगे कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो खाली हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि दिखाइए कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब 2x2 का तो एक 3x3 का भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ताकि इजी हो। उसके बाद में एक निकालना है, तो आज तो 2 घंटे का है ही नहीं लेक्चर। चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन, so that the matrix क्या है 1 1 1 1 1 1 0 1 0, यहाँ 1 रहेगा 0 0 1, so that the matrix 0 1 1 1 is not diagonalizable, is not डायगोनलाइजेबल। ठीक है, प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी हो। देखिए, बहुत ही आसान है। सेम वही गिवन मैट्रिक्स इज
a given matrix is 1 1 1 0 1 and its characteristic equation is characteristic इक्वेशन इज क्या होगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा 1 माइनस लैम्डा का क्यूब। तो लैम्डा बराबर क्या मिलेगा 1 1 1 तीनों सेम मिले, ठीक है। दैट इज लैम्डा बराबर 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। फिर मानेंगे लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर corresponding लैम्डा बराबर 1 देन क्या होगा जी, देखिए आप लोग ध्यान से a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। तो a माइनस आई लैम्डा बराबर 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ लैम्डा 1 है वहाँ क्या रखेंगे 1। तो क्या मिलेगा फाइनली देखिएगा 0 1 1 0 0 1 0 0 0 और यहाँ क्या मिलेगा x1 x2 x3, ठीक है। और यहाँ क्या मिलेगा देखिएगा 0 0 0 ये तो रहेगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा x1 0 तो यहाँ x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो यहाँ तो सारे 0 हो जा रहे हैं इस केस में। 1 0 0 1 1 0, हाँ देखिए x2 प्लस x, अब यहाँ क्या होगा x2 प्लस x3 0 होगा या x3 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से दो ही केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ जब x3 0 हो जाएगा तो x2 भी 0 हो जाएगा। देखिए जब x3 0 हो जाएगा तो x2 भी 0 हो जाएगा। तो x1 x2 x3 0 हो गया तो हम मान लेंगे x1 बराबर k और कैसा है नॉन जीरो। देन v जो x लिए थे वो क्या था जी, मानेंगे k x के 0 0, फिर k कॉमन करेंगे। अब देखिए k की वैल्यू डिफरेंट लेंगे 1 2 3, तो फिर वही इस मैट्रिक्स के पास यही 1 0 0 ही एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। इसके अलावा अगर जो k बराबर 2 3 4 ले हुए वो सारे डिपेंडेंट होंगे। वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, इस पे डिपेंड करेंगे। तो दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन आइगन वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के पास एक ही आइगन वेक्टर है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होने के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए, 3, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 है। तो दिस मैट्रिक्स हैज only one linearly eigenvector, therefore it is not this matrix has only one linearly
दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, देयरफॉर इट इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।